तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और आज जो है हमारा पार्ट 2 है पाचन से संबंधित, पाचन क्रिया संबंधित जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में जो है देखेंगे कि और सब कौन कौन सा जो पाचन के संबंधित क्रिया है उस पर जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाचन संबंधित क्रिया को। तो सबसे पहले पाचन के बारे में आपको हम यहाँ पर एक बात तो नोट जरूर कर लेना होगा। पाचन क्रिया ये होता क्या है? तो पाचन क्रिया में होता क्या है कि पोषक अणुओं का जो है हमारा जो पोषक अणु होता है उसको जो है यानी जो हम जो पोषण करते हैं उन्हें मुख्य रूप से हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को जो है जो कार्बनिक अणु है, इन कार्बनिक अणु का जो जटिल होते हैं, तो जटिल कार्बनिक अणुओं का सूक्ष्म और जो है सरल कणों में बदलना जो है पाचन क्रिया कहलाता है। तो पाचन क्रिया है क्या? तो यहाँ पर जटिल कार्बनिक अणु का सूक्ष्म सरल अणु में परिवर्तित होना। पाचन क्रिया कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर हम एक वर्ड जब यूज किए हैं कार्बनिक अणुओं का, तो इस बात को जानिए कि जितने भी जो परपोषी जीव है, परपोषी कहने का मतलब है कि जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो मानव और जंतु जो है परपोषी होते हैं और पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, जैसे पौधे जो है अपना पोषण जब करते हैं तो सूरज की प्रकाश लेते हैं और सूरज के प्रकाश, जल, वायु और जो है इस माध्यमों से जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो वो जब जो सूरज का प्रकाश क्या है, अकार्बनिक है, जल क्या है, अकार्बनिक है, वायु में भी वह माने जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि स्वपोषी जो होते हैं वह अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ बदलते हैं। यानी स्वपोषी क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ बदलते हैं। और हम लोग जितने जो परपोषी है वह जो है स्वपोषियों पर माने आश्रित है, यानी कह सकते हैं हमारे जो है पेड़ पौधे या उनसे संबंधित जो भोजन पाशित है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनसे कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कार्बनिक पदार्थ जो होता है वह जटिल होता है और थोड़ा वृहद होता है। तो उन कार्बनिक पदार्थों का जो है छोटे छोटे सूक्ष्म अणु, सरल अणुओं में बदलना है ना, सरल अणु में बदलना ही पाचन क्रिया का कार्य है। अब ये सरल अणु क्या है? जैसे हम पोषण में कौन कौन सा चीज़ लेते हैं, तो पाचन क्रिया में हम लेते हैं, आपको हम देखते होंगे पाचन मुख्य पोषक अवयव क्या है। तो यहाँ पर आपको जानना होगा पोषक अवयव हमारा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, विटामिन्स। अब देखिए इसमें आपको जैसे हम लोग पोषक मुख्य रूप से जो होते हैं, जो पोषक अवयव है, हमारा पोषक अवयव मुख्य रूप से यह है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। खनिज लवण हमें बहुत कम अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो खनिज लवण को भी हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है दीर्घ मात्रिक और अल्प मात्रिक दोनों पर चर्चा करेंगे कि कौन किन खनिजों को हमको अल्प मात्रिक आवश्यकता होता है, किन का दीर्घ मात्रिक में। विटामिन में भी सेम है, लेकिन इनका पोषण तो हम भोजन के रूप में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का और वसा का, ये जो होता है, और विटामिन तो लिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण इनका जो है हम पोषण करते हैं कौन सी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से। और भोजन में आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह जो कुछ भी खाना लेते हैं,
तो उस हर जो भी खाना लेते हैं उसमें क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से यही तो पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा और खनिज लवण पाया जाएगा। तो आपसे एक बात अगर इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि कहीं भी ऐसा अगर सवाल आता है कि भोजन में हम क्या लेते हैं, तो भोजन में हम जो है मुख्य रूप से भोजन जब करते हैं तो कार्बनिक अणुओं का लेते हैं। अब उनमें होता क्या है, तो उनमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा और खनिज लवण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको हम इसके पिछले वाला वीडियो में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज हम उसको चर्चा कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बताए थे, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में हम लोग मुख्य रूप से लेते हैं क्या, तो एक हमारा हुआ स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज इत्यादि। अब ये मुख्य रूप से लेते हैं और ये जो होता है पॉलीसेक्राइड रूप में पाया जाता है। अब इस पर जब हम लोग पोषण का जब वीडियो होगा उसमें अलग है, अभी पाचन तंत्र से पढ़ रहे हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सिर्फ यह जानना है कि यह जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है। बहुत सारे लोग स्टार्च के बारे में जानते हैं, तो स्टार्च है क्या। तो आप जो कुछ भी अनाज ग्रहण करते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, जो कुछ भी लेते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह स्टार्च पाया जाता है, यानी अनाजों में पाया जाने वाला। देखिए, अनाजों में पाया जाने वाला जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसे क्या कहते हैं, स्टार्च। कहीं कहीं से मंड भी लिखा जाता है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, मंड है ना, मंड कहा जाता है। कहीं कहीं मारो भी शब्द आता है, मंड मारो शब्द भी आता है। तो खैर स्टार्च बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह मुख्य रूप से अनाजों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसे अगर आपको स्टार्च के बारे में बताना कि स्टार्च है क्या, तो स्टार्च क्या है, तो अनाजों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। तो अनाजों में पाया जाने जो कार्बोहाइड्रेट उसे क्या कहते हैं, स्टार्च। और यह मंड के रूप में होता है। कौन सी के रूप में होता है, मंड के रूप में। दूसरा सुक्रोज के बारे में आप लोग जो है जो कुछ भी जैसे ईख वगैरह जो रसदार मीठी चीज होते हैं, तो ईख में मुख्य रूप से सुक्रोज पाया जाता है। तो अगर आप ईख लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो चीनी भी किसका रूप है, सुक्रोज का रूप है। तो यहाँ पर ईख हो गया, ये तो अनाज के रूप में, अनाज में एक इसमें ईख, चीनी, लैक्टोज दूध में, अब फ्रक्टोज फल में। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं वह किन किन रूप में लेते हैं, तो स्टार्च के रूप में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में लेते हैं, तो स्टार्च के रूप में लेते हैं। और स्टार्च क्या है, तो अनाजों में पाया जाने वाला जो है कार्बोहाइड्रेट है, जिसे मंड कहा जाता है। सुक्रोज किस में होता है, ईख में, चीनी में, उसे सुक्रोज लेते हैं। ठीक है। लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला जो है हमारा जो है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है। अब फ्रक्टोज, यहाँ आप वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम थोड़ा इसको लिख दिए हैं, फिर भी आपको हम लिख देते हैं बढ़िया से। देखिए, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज क्या पाया जाएगा, फल में। क्लियर। फ्रक्टोज किसमें, फलों में। फल में जो मीठापन आता है वो मुख्य रूप से किसके कारण, फ्रक्टोज के कारण। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण जो होता है, आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख से। अब मुख में क्या पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो एक बात आपको यहाँ याद रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख से। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख, गुहा से
शुरू हो जाता है। इसके पाचन में टाइलिन सहायता करता है। अब जैसे देखिए, अगर आपने स्टार्च को लिया तो स्टार्च को जब लेते हैं तो उसका पाचन हमारे जब मुख में जाता है तो वह जो है मुख्य रूप से टाइलिन उसे मिल जाता है, किसमें? स्टार्च में। और वह टाइलिन से मिलने के बाद उसका जो है परिवर्तन होता है माल्टोस में। स्टार्च का परिवर्तन किस में होगा? माल्टोस में। तो स्टार्च का परिवर्तन आपको जरूर याद रखना होगा कि स्टार्च का परिवर्तन किस में हो जाएगा? माल्टोस में। तो स्टार्च यहाँ पर बदल कर क्या हो जाएगा? माल्टोस में। तो यहाँ पर आपको जानना है स्टार्च बदलेगा किस में? माल्टोस में। और माल्टोस जो है वह बदल जाता है माल्टेज में, और अंतिम उत्पाद इसका होता है ग्लूकोज। यानी स्टार्च माल्टोस में, माल्टोस से क्या बदला? ग्लूकोज में। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि स्टार्च जो है एक जटिल कार्बनिक अणु है। आपको यहां पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जटिल कार्बनिक अणुओं का, देखिए ध्यान रखना होगा, जटिल कार्बनिक अणुओं का सूक्ष्म सरल अणु में परिवर्तित होना पाचन क्रिया कहलाती है। अब इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च क्या चीज बदला? माल्टोस में। और माल्टोस जो है लास्ट में क्या बदलता है? ग्लूकोज में। अब होता क्या है कि यहाँ मुख से क्रिया इसका पाचन शुरू होता है, लेकिन अमाशय जो होता है स्टोमैक, जहाँ पर भोजन लगभग 2.5 घंटे से 4 घंटे के पास रहता है, उस अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो अमाशय में भोजन कितना घंटा तक रहता है? अमाशय में 4 घंटे तक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा। तब ये जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में तो नहीं हुआ। अब अमाशय के बाद यह भोजन पुनः जो है कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है? तो यह हमारा पार्ट्स है, ये देखिए हमारा अमाशय है, और इस तरफ हमारे जो कह सकते हैं दाहिने तरफ यह लिवर है। तो यहाँ जो है बाईं तरफ जो है, अब आप देख रहे हैं कि इस बार जो पार्ट्स के बाद है हमारा यहाँ पर एक रेड कलर दिखाया हुआ है। यह जो रेड कलर्स दिखाए हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यह स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये बाहरी वाला भाग जो है, बाहर वाला भाग जो ऐसे दिखाई पड़ रहा है बलय टाइप से, वह बिग इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। तो यहाँ से ये जो पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांटते हैं, एक डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र, जेजुनम का मध्यांत, और इसको बोलते हैं छिद्रांत। अब होता क्या है कि यहाँ से अमाशय से भोजन आ गया कहाँ पर? तो यह हमारा ग्रहणी में कहाँ आया? यानी डिओडेनम में, ग्रहणी में आया। अब यहाँ पर ग्रहणी में आने के बाद ग्रहणी के पास आप देखेंगे तो बाएं तरफ से आप देखिए यह हमारा जो है पैनक्रियाज है। क्या है? पैनक्रियाज है। और इस पैनक्रियाज में, यहाँ जो पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज से क्या होता है, यानी कह सकते हैं कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। तो पैनक्रियाज से क्या क्या निकलता है? तो पैनक्रियाज से आपका निकलेगा, पैनक्रियाज से जो हमारा निकलेगा वो मुख्य रूप से होता है अग्नाशय एमाइलेज, अग्नाशय एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज
और जो है हमारा पेप्टाइड भी निकलता है। देखिए, तो मुख्य रूप से अग्नाशय से जो निकलता है वह अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और लाइपेज। यह मुख्य रूप से इसको याद रखना होगा कि यह पैनक्रियास से निकलने वाला जो है यह मुख्य है। अब इसका काम क्या होता है, तो इसमें जो होता है अग्नाशयी रस में जो एमाइलेज होता है, अग्नाशयी एमाइलेज जिसको हम बोलते हैं, तो यह फिर क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है। तो अग्नाशयी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इसको यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस यह क्या करता है, तो अग्नाशयी रस का काम है, यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद, माल्टोस को आइसो माल्टोस से बदलता है। यह क्या करता है, अमाशय में तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ नहीं, तो जब अमाशय में नहीं हुआ तब कहाँ होता है, तब लास्ट में जो है हमारा पैनक्रियास से जो पैनक्रियास जूस निकलता है वह कौन कहलाता है, पहला अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। यह माल्टोस को क्या चीज बदलता है, आइसोमाल्टोस बदलता है। और इसके बाद यह आइसोमाल्टोस जो है अंत में लिमिट डेक्स्ट्रिन इसका अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद क्या है, लिमिट डेक्स्ट्रिन। और ग्रहणी के पास कह सकते हैं छोटी आंत में इसका परिवर्तन लिमिट डेक्स्ट्रिन में हो जाता है। देखिए, इसको समझने का बहुत आसान है, यानी स्टार्च यानी मंड कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, अनाज में। अब वह स्टार्च को माल्टोस में कौन बदला, तो माल्टोस में हमारा जो लार होता है, जो हमारा टाइलिन है, वह उसको जो है 30% तक उसको जो है वहीं बदल देता है माल्टोस में। ठीक है, अब उसको जो है टाइलिन जो होता है, टाइलिन उसको लार जो होता है वो कह सकते हैं स्टार्च को पाचन में मदद करता है। और छोटे छोटे टुकड़े में उसको जो है जब हमारे दांतों कटता है तो टाइलिन आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद यह जो है यह क्या चीज बदल जाता है, माल्टोस में। लेकिन जब अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में इसका पाचन नहीं होता है, स्टार्च का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो अमाशय में नहीं हुआ तो फिर यह कहाँ पहुंचा, अमाशय में के बाद कहाँ आएगा, तो यहाँ पर पैनक्रियास जूस से निकलने वाला कौन जूस है, अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाचन में फिर मदद करता है। माल्टोस को यह आइसोमाल्टोस में बदलता है। माल्टोस से क्या चीज बदल दिया, आइसोमाल्टोस में। और अंतिम उत्पाद क्या है इसका, तो अंतिम उत्पाद जो कहलाता है लिमिट डेक्स्ट्रिन कहलाता है ना। कहीं कहीं आपको लास्ट में इसका ग्लूकोज भी देता है, लेकिन इसका लिमिट डेक्स्ट्रिन अंतिम उत्पाद कहलाता है। और जो है इसका जो है यह अंत हो जाता है। फिर दूसरी बात आता है कि यहाँ पर प्रोटीन का पाचन नंबर 1 मुख में, दूसरा नंबर कहाँ, तो दूसरा नंबर हमारा कहाँ हुआ, पैनक्रियास जूस से। पैनक्रियास जूस सहायता करता है और होता कहाँ है, छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में इसका जो है पाचन होता है। और ये जो पैनक्रियाज है, पुनः पैनक्रियाज से कौन रस निकला, तो अग्नाशयी रस। ये भी क्या किया, कार्बोहाइड्रेट पाचन में मदद किया। दूसरा हमारे पास है, यह जो है पैनक्रियाज से निकलने वाला है वह है ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन किसको मदद करता है पाचन में, तो प्रोटीन को। तो इसको जानेंगे, जैसे ट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन या प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन के पाचन में मदद करता है कौन? ट्रिप्सिन। और होता क्या है कि यह जो है प्रोटीन जो मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट माने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो है अणुओं से निर्मित होता है। और यह होता क्या है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पहले इसको क्या करता है, अमीनो अंतिम जो है इसको पेप्टाइड बदलता है, पेप्टाइड में। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड और अंत में मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड यह एक प्रकार का अमीनो अम्ल हो जाता है, अमीनो अम्ल हो जाता है। तो प्रोटीन जो होता है, जैसे स्टार्च जो है, स्टार्च का परिवर्तन हमारा जो लिमिट स्टेज में हुआ, उसी प्रकार से प्रोटीन का परिवर्तन अंत में क्या चीज होता है, अमीनो अम्ल में। और वह अमीनो अम्ल जो है किस रूप में आता है, मोनोग्लिसराइड के रूप में, मोनोग्लिसराइड के रूप में। तो यहाँ पर जो है यह ट्रिप्सिन किसको पाचन में मदद किया, तो ट्रिप्सिन जो हमारा जो है प्रोटीन का पाचन में मदद किया। अगला हमारा इसके बाद है कीमोट्रिप्सिन। तो कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, मुख्य रूप से दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है केसिन, दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है केसिन, उसको पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसको भी जानेंगे, कीमोट्रिप्सिन यह दूध में पाया जाने वाला केसिन को पाराकेसिन में बदल देता है। तो दूध में पाया जाने वाला जो केसिन है उसको या क्या चीज बदल दिया, तो दूध में पाया जाने वाला जो केसिन है उसको पाराकेसिन बदलता है। और पाराकेसिन एक प्रकार का जो है कह सकते हैं कि दही का रूप टाइप से होता है, जम जाता है, जमा हुआ टाइप से होता है। तो यह आप जो है बहुत सारे जगह सुनते भी होंगे, कुछ ऐसे गांव में भी सुनते होंगे कि आदमी को जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे दूध की पाचन क्षमता भी जो है कमती जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि मुख्य रूप से दूध में जो पाया जाना प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अणु जो प्रोटीन के अणु जब नहीं टूट पाते हैं वयस्क से अधिक उम्र में, तो इस प्रकार से दूध का पाचन बड़ा मुश्किल होता है। तो दूध से कहीं ज़्यादा अपेक्षा सुपाच्य जो है दही होता है। ऑलरेडी भी आप जानते हैं कि हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, दूध को जो है माने पाराकेसिन बदल देता है। और पाराकेसिन क्या चीज का रूप होता है, एक दही का रूप होता है। तो यह जो है कीमोट्रिप्सिन बदला कौन सी में, केसिन को। उसके बाद हमारा एक है लाइपेज। तो लाइपेज जो है वो वसा के पाचन में मदद करता है। तो लाइपेज के बारे में क्या याद रखेंगे, यह वसा के पाचन में मदद करता है। लाइपेज यह वसा के पाचन में मदद करता है। वसा का क्या होता है, इमल्सीकरण होता है। यानी कह सकते हैं वसा के अणु का छोटे छोटे अणुओं में बदलना वसा का इमल्सन कहलाता है। और उसको कहीं कहीं फायसीकरण भी कहा जाता है, इमल्सीकरण भी कहा जाता है, फायसीकरण भी कहा जाता है। तो वसा का पाचन में कौन मदद करता है, लाइपेज करता है। तो आपको कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पर जो है बने दिमाग कह सकते हैं, अपने दिमाग में यह बात रखना होगा कि अग्नाशयी रस, अग्नाशयी माइलेज या किसको पाचन मदद करता है, तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन किसको, तो प्रोटीन को, कीमोट्रिप्सिन किसको, तो केसिन नामक प्रोटीन को, लाइपेज किसका, तो लाइपेज जो है मुख्य रूप से वसा का।
और साथ साथ आप यहाँ पर देखिए क्या कि पैनक्रियाज जो है सभी को पाचन मत किया, कार्बोहाइड्रेट को भी पाचन मत किया, प्रोटीन को भी पाचन मत किया, वसा के भी पाचन मत किया। इस प्रकार से पैनक्रियाज को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, चूँकि यहाँ पर सभी का पाचन होता है। जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उन भोजन के ग्रहण करने के बाद उन सभी को पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है पूरा का पूरा कहाँ मिलता है, तो मुख्य रूप से वो कहाँ मिलता है, पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसको भी आपको यहाँ नोट करना होगा कि पैनक्रियाज को अग्नाशय पैनक्रियाज को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सभी को पाचन, सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज सभी का पाचन यहाँ पर जो है मौजूद होता है। अब आपको कुछ बातें जो है इसलिए उसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और साथ साथ आपको एक बात बता दें कि हमारा जो मुख गुहा होता है, जो बकल कैविटी होता है जिसमें लार होता है, तो आप जो है वसा का पाचन या प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन मुख में शुरू इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि होता क्या है कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वह कहाँ से, अमाशय से। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, अमाशय से। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान गए, अब प्रोटीन के बारे में इतना जानना है कि प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से शुरू होता है वह कहाँ से, तो यह जो है अमाशय से। अमाशय के जो एक कह सकते हैं भित्ति होती है, अमाशय भित्ति, वहाँ से जठर रस निकलता है। तो आपको वह उसकी क्रिया क्या क्या होती है सो हम दिखाते हैं, वो देख लीजिए। पहली बात तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान गए, और बाकी अब यहाँ पर भी हम बात कर लिए थे कि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन मदद करता है, कीमोट्रिप्सिन या केसिन प्रोटीन को, लाइपेज वसा को। अब यह प्रोटीन कैसे मदद करता है उसको देखेंगे। तो अब जब प्रोटीन को आप देखेंगे तो यहाँ हम नोट करते हैं प्रोटीन यह क्या है, कार्बन, लाइट कट गया, और जैसे ही बिजली आती है फिर आपसे हम कंटिन्यू होते हैं। तो ठीक है, जैसा लाइट कट गया था थोड़ा सा उसे कारण ब्रेक हुआ था, तो हम लोग कंटिन्यू होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में यह जानना था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि का रासायनिक बंध है। ये जो है ये रासायनिक बंध है इसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि का। अब प्रोटीन होता जो है, प्रोटीन का पाचन जो है लार में नहीं होता है, मुख में नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है टाइलिन कर लेता है, लेकिन लार में प्रोटीएज नहीं पाया जाता है। तो आपको यहाँ नोट करना होगा कि मुख के लार में प्रोटीएज नहीं पाया जाता है, प्रोटीएज नहीं पाया जाता है। इसीलिए मुख में इसका पाचन नहीं होता है। तो प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, टाइलिन तो उसको मदद करता है। तो प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है हमारा यहाँ से, क्या है, स्टोमक, अग्नाशय। और यहाँ पर स्टोमक हमारा जो होता है, हमारा जो अमाशय है, वो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारा अमाशय जो है द्विपार्श्वीय है ना, द्विपार्श्वीय है। और आपको एक बात बता दें कि जितने भी यानी कशेरुकी है, तो बहुत सारे कशेरुकी में जो कशेरुकी दंड वाले जो होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो कशेरुकी में मानव में ही जो होता है, मानव का जो स्टोमक है वह द्विपार्श्वीय है।
उसके अतिरिक्त जैसे आप देख लीजिए जंतु है गाय, भैंस, बकरी, हिरन, रोमंथी पशु। अब रोमंथी पशु उसे कहते हैं जो खाना खाने के बाद जुगाली करता है। अब खाना खाने के बाद जुगाली करता है उसे कहते हैं रोमंथी पशु। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए ये तो अलग की टॉपिक है, सिर्फ सुन लीजिए कि जुगाली करने वाला जंतु गाय, भैंस, गाय हुआ, भैंस हुआ, ये सब क्या करता है? जुगाली करता है, यानी जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं पागुर करना, मुंह चलाना, है ना। तो होता क्या है कि गाय है, भैंस है या जो हिरन होते हैं, तो उनका जो मुख्य रूप से जो अमाशय होता है वह 4 खंडों में विभक्त होता है। यानी संयुक्त अमाशय होता है, प्रथमा अमाशय, द्वितीय अमाशय, तृतीय अमाशय, चतुर्था अमाशय। तो 4 खंडों में विभक्त होता है। पहला और दूसरा अमाशय में जो होता है वह बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज का किण्वन करता है। देखिए बहुत आसान बात समझिए आप, इसको समझना बहुत आसान है। क्योंकि जो भी रोमंथु पशु है, रोमंथी का मतलब होता है जो खाना खाने का पागुर करते हैं, जुगाली करते हैं। जुगाली यानी मुंह चलाना। जैसे गाय को देखते होंगे, भैंस को देखते होंगे, तो ऐसे जुगाली करता है। तो होता क्या है कि इनका भोजन पहले 4 खंड का अमाशय होता है उसका। तो 4 खंडों में अमाशय होता है। तो उस अमाशय में जो है पहला और दूसरा खंड में मुख्य रूप से सेलुलोज का पाचन करने वाला जो बैक्टीरिया पाया जाता है। सेलुलोज का किण्वन करने वाला, किण्वन मतलब होता है उसको मतलब पाचन मत करना। तो सेलुलोज का किण्वन करने वाला बैक्टीरिया पहला और दूसरा खंड में होता है। और तीसरा खंड में बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट और जल होता है, बाइकार्बोनेट और जल होता है। और चौथा खंड जो होता है उसका सही असली अमाशय होता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि जो जुगाली करने वाले या रोमंथु जानवर, रोमंथी, तो रोमंथी जानवर का जो है मतलब किस प्रकार का जो रोमंथी जानवर है उसका जो है मतलब कौन सा अमाशय जो है वास्तविक अमाशय कहा जाता है? तो अंतिम अमाशय, चतुर्थ अमाशय जो होता है उसका वास्तविक अमाशय कहता है। और आपको थोड़ा सा इस चीज़ को भी जानना होगा कि जुगाली करते वक्त क्या होता है। तो प्रथम और दूसरा खंड में तो सेलुलोज का किण्वन होता है, तीसरा खंड में जल होता है और बाइकार्बोनेट होता है। तो होता क्या है कि वह पशु पुनः जो है माने भोजन कह सकते हैं कि मैंने अपने भोजन को निगलने के बाद पहला दूसरा में किण्वन हुआ और तीसरा खंड में बाइकार्बोनेट के मदद से वो फिर वापस मुंह में लाते हैं। और जब वो मुंह चलाते हैं तो वही जो बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उस सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण ही उसके मुंह से झाग निकलता है। आप देखते होंगे गाय और भैंस को जो होता है मुंह से झाग निकलता है। तो गाय और भैंस के मुंह से झाग क्यों निकलता है? वह तीसरा खंड में, उसके अमाशय कौन खंड में? तीसरा खंड में। पहला खंड में क्या पाया जाता है? पहला खंड में बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है? सेलुलोज का किण्वन करता है पहला और दूसरा खंड में। और तीसरा खंड में क्या पाया जाता है? पानी, जल पाया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। तो वह जो सोडियम बाइकार्बोनेट जब उसको पुनः वापस आता है तो उसी के कारण उसके जो मुंह से क्या निकलता है? झाग निकलता है। तो पागुर करते वक्त जो होता है मुंह से झाग या फेन टाइप से जो आना होता है उसी कारण होता है। और चतुर्थ या अंतिम जो खंड होता है उसी में उसका जो है अवशोषण होता है, यानी किसका? भोजन का। तो इसीलिए उसका वास्तविक अमाशय कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग का अमाशय हटकर है। हमारा अमाशय कैसा है? द्विपार्श्वीय। कैसा है? द्विपार्श्वीय। ये पिछले बात बताए थे द्विपार्श्वीय है। और यह अमाशय जो होता है यहाँ पर प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसी को हम बार बार बता रहे हैं, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो होता क्या है कि इस अमाशय की दीवार से एक जठर रस निकलता है। अमाशय की दीवार से जठर रस का स्रावन होता है। स्राव होता है मतलब निकलता है जो प्रोरेनिन एवं पेप्सिनोजेन के रूप में होता है।
थोड़ा सा परेशानी हमें होता है कि राइटिंग जो है कटने लगता है, इसीलिए हम जो है पूरा नहीं लिख पाते हैं। आप जो है मेरी बात पर जरूर ध्यान सुनिएगा, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल जाएगा। यानी अमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है? जठर रस, है ना। अब उस जठर रस से क्या स्राव होता है? तो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। अब ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन जो होता है वह असक्रिय होता है, असक्रिय होता है। क्या होता है? यह असक्रिय, यानी यह कार्यशील नहीं होता। कौन? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, यह जो है कार्यशील नहीं होता है। अब इसको कार्यशील कौन बनाता है? तो इसको कार्यशील एचसीएल बनाता है। इसे कार्यशील कौन बनाता है? HCl बनाता है। इसे कार्यशील कौन बनाता है? HCl बनाता है। तो HCl जो है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन क्या करता है? कार्यशील बनाता है, एक्टिव कर देता है। तो जब यह एक्टिव होता है तो प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है। यह क्या चीज बदलता है? रेनिन में, और ये जो है कोची में? पेप्सिन में। यह क्या चीज बदलता है? पेप्सिन में। तो यह हमारा जो है सक्रिय जठर रस हुआ। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। अब यह रेनिन और पेप्सिन करता क्या है कि जो रेनिन और पेप्सिन जो है प्रोटीएज जो है, या जो है प्रोटीन को जल अपघटन के द्वारा, अब होता क्या है कि यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है? रेनिन और पेप्सिन। अब आपको यहाँ पर एक बात जरूर और जानना होगा कि साथ साथ प्रोटीन का जल अपघटन, तो प्रोटीन का जल अपघटन जो होता है, जो प्रोटीन का कह सकते हैं छोटे छोटे अणु में टूटना, तो प्रोटीन का जल अपघटन जो करता है वह कहलाता है प्रोटीएज। तो प्रोटीन का जल अपघटन होने के बाद, जल में उसको अणु के टूटने के बाद, तो यहाँ नोट करेंगे, नोट प्रोटीन का जल अपघटन, प्रोटीन का जल अपघटन होने पर प्रोटीएज कहलाता है। प्रोटीन का जल अपघटन होगा तो क्या कहलाएगा? प्रोटीएज कहलाएगा। और कभी कभी आप ये जानते हैं यह प्रोटीएज कहलाता है, और प्रोटीएज जब जो होता है वह जल अपघटन के माने कह सकते हैं ये सक्रिय होता है। अब जल अपघटन के बाद प्रोटीएज कहलाया। कुछ प्रोटीएज जो होता है, सॉरी पुनः लाइट कट गया, ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी है, बार बार बिजली कट रही है। अगर यह आ गया तो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो आज के लिए इतना ही।